नमस्कार दोस्तों, मैं राम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स होने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स, बेसिक नोट्स के लिए दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी सभी घटनाओं को हम लोग अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए ये छोटा सा नोट्स हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम और सभी प्रतियोगिता एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कॉन्सेप्ट में, है ना, कहाँ कहाँ प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, चलिए, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये कोई एक माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण आ रही है, उसके बाद आने के बाद ये थोड़ी सी अपने मार्ग से डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, भटक जाती है। तो इसी घटना को बोलते हैं, प्रकाश ऐसे आ रहा था और वो ऐसे न जाकर ऐसे जाने लगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसी क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, या फिर हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, कुछ और बातें बताई गई हैं प्रकाश की चाल के कॉन्सेप्ट में। प्रकाश की चाल, भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक, निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलता है। मतलब अगर निर्वात है, वहां पे कोई माध्यम नहीं है, तो उसमें प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, 3 लाख किलोमीटर, इतना जाता है। ठीक, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व जितना अधिक होता है, प्रकाश की चाल उसमें उतना ही कम होती है। अर्थात ऐसा माध्यम जो धीरे धीरे कठोर होता जाए, सॉलिड होता जाए, तो उसमें प्रकाश की चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है, जल में प्रकाश की चाल अधिक होती है, और कांच में उससे कम हो जाती है, कांच में उससे कम हो जाती है। जैसे जैसे क्या होता है कि वो ठोस होते जाता है, उसका घनत्व ज़्यादा होते जाता है, वैसे वैसे उसका प्रकाशीय चाल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट, और क्या गुण है भाई, बोल रहा है यदि एक प्रकाश की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक हो तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशीय सघन कहा जाता है, अथवा पहले माध्यम को दूसरे माध्यम का प्रकाशीय विरल कहा जाता है। ये विरल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, विरल। ठीक है, सघन और विरल, सघन क्या होते हैं, विरल क्या होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। सघन क्या होता है, तो सघन ऐसा माध्यम जिसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, जिसके कण बहुत पास पास होंगे वो आपका सघन माध्यम कहलाता है। ऐसे माध्यम जिनके कण बहुत समीप समीप पास पास होते हैं, ठीक है, सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, और विरल माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो कहते हैं ऐसा माध्यम जिनके कण, ऐसा माध्यम जिनके कण सघन की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं, ये विरल माध्यम कहलाते हैं। जैसे में क्या आ जाएगा आपका, हवा आ जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार की गैसें आ जाएंगी, वो सब विरल माध्यम का काम करेंगी। और सघन माध्यम में कांच, जल, इन सब के कण जो होते हैं थोड़े पास पास होते हैं, इसलिए वो सघन माध्यम है। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। ठीक, और n बराबर आप लोग ने पढ़ा होगा, n बराबर c बटा के
भी। सी जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जिसकी चाल सबको पता होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इतना होता है। और जो ये भी होता है, ये होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये माध्यम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, हम लोग जानते ही हैं कि भाई n बराबर C/V होता है, n बराबर C/V। तो इसी से इसका डेफिनेशन है। कहते हैं कि किसी निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, का रेशियो, अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए भाई, क्या होता है, n = C/V। C निर्वात में प्रकाश की चाल, V माध्यम में प्रकाश की चाल, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण की दिशा बदलने पर उसकी क्षमता उसका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, उसकी जो क्षमता होती है, उसकी क्षमता को अपवर्तनांक कहते हैं, यह अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में, शून्य मतलब जहाँ पे कोई माध्यम ना हो, शून्य में प्रकाश की चाल c, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल cm, ये हम लोग इसको v से लिख सकते हैं, का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं अपवर्तनांक। दो डेफिनेशन दिए हैं, दोनों डेफिनेशन में से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। ये वाला जो डेफिनेशन होता है मच बेटर देन होता है, इसको हम लोग फॉर्मूले बेस से याद कर सकते हैं, n = C/V करके या cm करके, है ना। जो अपवर्तनांक होते हैं, अपवर्तनांक दो टाइप के होते हैं। ठीक, अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देखिए सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको बोलते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। उसको सापेक्ष मतलब एक माध्यम की तुलना दूसरे माध्यम से की जाती है तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक करते हैं, अपवर्तनांकों की तुलना की जाती है। जब एक माध्यम का तुलना दूसरे माध्यम से अपवर्तनांक से की जाती है तो उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक किससे कहते हैं, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक आप लोग जानते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी n से डिनोट करते हैं, और n बराबर sin I बटा के sin R। ठीक, इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको कैसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को, तो कहते हैं कि आपतन कोण, ये जो होता है ये होता है आपका आपतन कोण। आपतन कोण इसको ज्या बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, का रेशियो यानी अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, इस पे भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो n = sin I बटा के sin R होता है। ठीक है, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या रहता है, नियत रहता है। ये तो आप लोग पढ़े हैं दूसरे नियम में, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम बताए जाते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है, अपवर्तन का पहला नियम, तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अपवर्तन का पहला नियम क्या है, आपने प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम पढ़ा होगा, सेम टू सेम प्रकाश के अपवर्तन का नियम की जैसा ही है। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक, यहाँ पे अपवर्तित हुई तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण। और ये सीधे ऐसे चली गई और तो सीधे चली गई तो अपने मार्ग में विचलित होगी तो इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, ये अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये जो बीच में ऐसे खींचा गया है यह विलंब है, आप लोग को पता ही है, आपतन बिंदु है ये। ठीक, ओके। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों
आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। देखिए, आपतित किरण, आपतन बिंदु पे विलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या, एन से डिनोट करते हैं। आपतन कोण आई है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। ठीक, नियतांक रहता है। आपतन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के विशेष वर्गों के लिए आपतन कोण अनुपात एक नियत होता है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण का जो होता है वो नियत रहता है। इसमें थोड़ी सी मिसिंग है, ये याद रखिएगा। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण आई होता है, इसकी ज्या साइन को बोलते हैं, और अपवर्तन कोण आर होता है, उसकी ज्या का अनुपात नियत रहता है, नियतांक रहता है। ठीक, अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। स्नेल का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रकाश का अपवर्तन का कुछ दैनिक जीवन में उपयोग भी होता है। क्या क्या उपयोग होता है? तो पहले प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, क्रिया होती है, वो कैसे होती है या क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर दैनिक जीवन में कैसा कैसा कहाँ कहाँ उपयोग होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये होती है कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम, विरल है ठीक है, प्रकाश की किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब से सदैव अविलंब की ओर मुड़ जाता है। मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है ये? जैसे ये कोई एक माध्यम है जिसमें मैंने इसको कांच ले लिया और ये हवा है, एयर। ठीक, ये विरल माध्यम है। विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगा तो ये अविलंब है, इसको जाना चाहिए ऐसे, न जाकर अविलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक, इसको बताया गया है। ओके, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से सदैव दूर हट जाएगी। मतलब कि ये होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं विरल है, इसके कण दूर दूर होंगे। ये सघन है, ये प्रकाश की किरण आई, इसको जाना चाहिए ऐसे, न जाकर अविलंब से ऐसे दूर हटेगी। ठीक है, तो इस घटना को या इस क्रिया को ये समझाया गया है। ठीक है, वर्ड में। ये नेक्स्ट क्या है? बोल रहा है जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ या सतह पर अविलंबवत पड़ती है तो वह बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। अर्थात ये आपका सतह है, ये पृष्ठ है। अब ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण भी आ रही है, अविलंब भी इसी के, ठीक है, तो ये सीधे निकल जाएगी बिना, जैसे क्या बोला गया है, अविलंबवत पड़ती है, सतह पर अविलंबवत पड़ती है तो सीधे ऐसे लगातार निकल जाती है बिना अपवर्तित हुए। ठीक है, ये बोला गया है। इसके बाद प्रिज्म के बारे में बताया गया है कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक, तो बताया गया किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। मतलब कि दो ठो पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ दो पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों के द्वारा अगर घिरा कोई समतल पारदर्शी माध्यम है, इनके आर पार देखा जा सकता है, तो ये आपका प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं? प्रकाश का आगमन प्रिज्म के जिन दोनों फलकों पर होता है या फलकों से होता है उन्हें प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। मतलब कि अगर ये है, इन दोनों, इसके इस फलक द्वारा और इस फलक द्वारा इनका अपवर्तन हो रहा है या इन पे प्रकाश आ रही है और जा रही है, तो इन दोनों फलकों को हम लोग बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? अपवर्तक पृष्ठ के बीच कोण प्रिज्म का अपवर्तन कोण या प्रिज्म का कोण कहलाता है। इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है, ये इसको हम लोग प्रिज्म का कोण या अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तीसरा कोण क्या है? आपतित किरण तथा निर्गित किरण, मतलब निकलने वाली किरण के बीच का कोण को विचलन कोण कहते हैं। मतलब कि क्या है कि अगर ये प्रिज्म है,
ये प्रकाश की किरण आई, ऐसे जाना चाहिए, न जाकर थोड़ा सा ऐसे जाएगी, और इसको भी ऐसे जाना चाहिए, न जाकर थोड़ा सा ऐसे जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम लोग डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। ये आपका विचलन कोण होता है, विचलन कोण। ठीक, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण, आने वाली किरण, और निर्गत किरण, निकलने वाली किरण के बीच का जो एंगल होता है, ये ऐसे और ऐसे जो एंगल होता है, इस एंगल को विचलन कोण कहते हैं। ओके, चलिए इसके बाद है अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक हो जाता है। अपवर्तन कोण का मतलब जो आने वाली किरण है वो, उसका कोण अगर अधिक होता है तो विचलन कोण भी अधिक हो जाता है। लेंस, इसके बाद लेंस के बारे में बताया गया है। पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामिति से घिरा होता है, ज्यामिति यानी वक्र से घिरा होता है, वक्र। ठीक, ऐसा कुछ आकृति में, ये ज्यामिति वक्र हो गया, ये ज्यामिति वक्र हो गया, ठीक है, ये ज्यामिति वक्र हो गया, ये सभी जो है ज्यामिति वक्र हो जाएंगे। तो कहते हैं कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनके दोनों पृष्ठ गोली होते हैं या एक समतल एक गोली होता है। ठीक, ये बोला जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं वो बताया गया है। तो एक होता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक, उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा मध्य यानी बीच में मोटा होता है, मतलब ऐसा होता है आकृति में, ये किनारों पर पतला है, बीच में मोटा होता है। तथा लेंस के मध्य भाग की अपेक्षा किनारों पर अधिक मोटा होता है। मतलब ये जो अवतल लेंस के बारे में बताया गया है, ये अवतल लेंस के बारे में बताया गया है। अवतल लेंस ये क्या होता है, मध्य की अपेक्षा, बीच में अपेक्षा किनारों पर क्या होता है, मोटा होता है। ये किनारों पर मोटा होता है, ये बीच में मोटा होता है। ठीक है, इसके बाद लेंस को घेरने वाला गोली सतह के केंद्र को कोम लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मतलब कि ये लेंस है, लेंस का जो गोली सतह ऐसे बनेगा, तो इसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये सी को C1, इसकी दो वक्रता केंद्र होती है, इस पृष्ठ के लिए C1 हो गया, और इस पृष्ठ के लिए अगर देखा जाए तो ये C2 हो जाता है। ठीक है, दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता केंद्र, दो फोकस भी होते हैं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस लेंस के लिए। आइए इसके बाद है उत्तल लेंस के विभिन्न रूप। उत्तल लेंस के भी कई टाइप्स होते हैं। पहला है उभयोत्तल लेंस, जिनके दोनों तल उत्तल हो, मतलब कि ऐसा कुछ। ठीक, ओके। समोत्तल, जिनका एक तल समतल दूसरा उत्तल, एक तल समतल दूसरा उत्तल। तो एक तीसरा भी होता है अवतलोत्तल, जिसका एक तल उत्तल और दूसरा अवतल हो, एक तल उत्तल हो और दूसरा अवतल हो, ऐसा। तो ये अवतलोत्तल कहलाता है। ओके, इसके बाद अवतल के विभिन्न रूप भी बताए गए हैं। अवतल लेंस के, अवतल लेंस के विभिन्न रूप क्या है, उभयावतल। उभयावतल का मतलब दोनों जो तल होंगे वो अवतल होंगे, यानी कि ऐसा, ऐसा और ऐसा। ठीक है, इसके बाद समतलावतल, समतलावतल में एक समतल होगा और एक अवतल होगा, ऐसा। उत्तलावतल, उत्तलावतल में क्या होगा कि एक उत्तल होगा और एक अवतल होगा। ठीक है, ऐसा। इसके बाद है वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष क्या होता है, वो तो वक्रता केंद्र आप लोग को बताया गया है ना। क्या बताया गया कि जो लेंस होते हैं, कोई भी लेंस होते हैं, उनका गोली भाग होता है, तो उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये गोली भाग है, इनका वक्रता केंद्र, ये C1 ये C2। ठीक, दो वक्रता केंद्र जिनको C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष ये वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इनको मिलाने वाली अगर कोई सीधी रेखा खींच देंगे तो इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेंस की क्रिया,
लेंस की क्रिया क्या है? लेंस में कुछ कार्य होते हैं, कुछ क्रिया होती है, उनको उनके नाम पे निर्धारित किया गया है। जैसे उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो एक बिंदु पर उसको फोकसित कर देती है, ठीक, ये एक बिंदु पर। तो इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको अपसरित कर देती है, अभिसरित कर देती है, तो इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सभी प्रकाश की किरण मुख्य समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित कर देती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। देख लीजिए क्या है, उत्तल लेंस का कार्य होकर उत्तल लेंस से होकर जाने वाली जो किरण पुंज होती है वो अपसरित कर देती है किसी बिंदु पर। तो यदि यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक। ठीक उसी प्रकार ये अपसरित कर देता है, मतलब कि अगर एक बिंदु से कोई प्रकाश की किरण आ रही होती है तो उसको मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है, फैला देता है, ठीक है, इसको अभिसरित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस कहा जाता है। फोकस एवं फोकस दूरी, फोकस एवं फोकस दूरी। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती किरण अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसे बिंदु F1 का उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। जैसे कि ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, ये कोई बिंदु F1 है और ये C1 है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसा। तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं प्रथम फोकस। इसी तरह अवतल लेंस के लिए भी होता है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय फोकस को समझ लेते हैं। तो ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती है उसको द्वितीय फोकस कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो ये जो होता है फोकस F1 पता चल गया, तो इस फोकस F1 और लेंस के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जहां से कोई भी प्रकाश की किरण बिना अपवर्तित हुए निकल जाती है। तो F1 और O, उसको O डिनोट करते हैं, प्रकाशिक केंद्र को। इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, उसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है, फोकस दूरी, ठीक है। देखिए, किसी लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या या वक्रता जितनी अधिक होगी, अर्थात लेंस जितना मोटा होगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होती है, ठीक। यानी लेंस ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, अगर मोटा है तो उसकी फोकस दूरी कम होती है, और जितना लेंस पतला होगा उसकी फोकस दूरी उतना ही अधिक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी उत्तल लेंस के लिए f जो होता है सदैव पॉजिटिव वैल्यू का होता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, निगेटिव वैल्यू की होती है, ठीक है। इसके बाद प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब को आपने पढ़ा ही था नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, नहीं पढ़ा तो उसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को स्रोत का या पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। यानी जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के बाद, ठीक है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु स्रोत से आप आती प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो जिस बिंदु से आती प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के पश्चात आती हुई इससे प्रतीत होती है उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। यानी पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब, उसको इमेज किया जाता है, रियल में नहीं होता है। और थोड़ी सी वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता बताई गई है। क्या विशेषता बताई गई है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु का अपेक्षा सदैव क्या होता है? उल्टा बनता है, हमेशा ये उल्टा बनता है। उसके बाद
दूसरा है आभासी प्रतिबिंब के बारे में क्या बताया गया है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। कुछ बातें बताई गई हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट करके याद रखेंगे तो मच बेटर रहेगा। इसके बाद लेंसों के लिए चिन्ह के बारे में बताया गया है कि लेंस के लिए किसके किसका चिन्ह क्या होता है। तो ये बोला गया कि लेंस के जो मुख्य अक्ष होता है उसको निर्देशांक का एक्स और एक्स डैश अक्ष मान लेते हैं। जैसे कि ये मुख्य अक्ष होता है तो इसको एक्स अक्ष, ये एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, ये अक्ष मान लिया जाता है। ठीक, सभी दूरियां लेंस के लिए केंद्र पर मापी जाती हैं, इसको इसके सेंटर पर मापी जाएंगी। ठीक है, आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। आपतित प्रकाश की किरण में विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो मतलब जिस तरफ से प्रकाश की किरण इधर की तरफ आ रही होती है तो उसको हम लोग धनात्मक मेजरमेंट करते हैं, बाकी इधर साइड जाता है तो ऋणात्मक मेजरमेंट करते हैं। यानी इतना याद करना है कि इधर की साइड जो कुछ भी होगा वो सब ऋणात्मक में रहेगा और इधर की साइड जो कुछ भी रहेगा वो सब धनात्मक में रहेगा। चलिए, लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/k u। ये लेंस का सूत्र होता है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें अच्छे से क्वेश्चंस होते हैं। सभी की चिन्ह परिपाटी थोड़ा सा याद रखेंगे, सभी की चिन्ह परिपाटी मैं उसी समय लिखवा दूंगा। ठीक है, आप लोग याद कर लेंगे। वैसे एक बात तो याद रखेंगे कि उत्तल लेंस के लिए फोकस जो होता है इसमें सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस के लिए सदैव नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है अवतल के लिए। इसके बाद है आवर्धन। आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन आप लोग ने पढ़ा था, इसको मैग्निफिकेशन आई एम इक्वल टू आई बाई ओ कहते हैं, या भी बाई यू से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह आवर्धन होता है। ठीक है, देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई तथा वस्तु की लंबाई या ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर रखेंगे, नोट करके याद रखेंगे। एम इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू, ये फॉर्मूला होता है आवर्धन का। ठीक, आवर्धन के लिए चिन्ह परिपाटी भी कुछ होती है। जैसे आवर्धन अगर प्लस है, प्लस वैल्यू का है तो ये पॉजिटिव यानी ऊपर के डायरेक्शन में है ना, नेगेटिव है तो नीचे के डायरेक्शन में है। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा वाला कॉन्सेप्ट दिखाता है आवर्धन। ठीक है, इसके बाद है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं, पी बराबर 1/f। पी बराबर 1/f होता है ये फॉर्मूला। पी यानी लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता किससे कहते हैं, तो किसी भी लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को, फोकस के व्युत्क्रम यानी उल्टा व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है फोकस का व्युत्क्रम है, फोकस का व्युत्क्रम है। तो फोकस अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स यानी प्रति मीटर। इसका मात्रक होता है प्रति मीटर, या एक और मात्रक होता है लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है मीटर इनवर्स या प्रति मीटर होता है, या फिर डायोप्टर होता है। ठीक, डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करेंगे, डायोप्टर होता है। ओके, और यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं। एक डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। ठीक, मतलब जो एक डायोप्टर होता है वो एक उत्तल लेंस की 1 मीटर फोकस दूरी को दर्शाता है। 1 मीटर फोकस दूरी को, एफ को दर्शाता है। ठीक है, ये बातें हैं, तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्ते। अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके हम लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके मिलेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग।